जय हिंद। इसके पहले वाले क्लास में आपको हम बता चुके हैं अनुच्छेद 31 के बारे में, जिसमें था संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, वो हमारा बन गया है कानूनी अधिकार, जिसको संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अब क्या है कि हमें बता दिया गया कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी बातें हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। अब क्या है कि कौन गारंटी लेगा कि वो सारी चीजें हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमारा मौलिक अधिकार कोई हमसे छीनेगा तो फिर हम उसकी गारंटी कौन लेगा, फिर वो कैसे रिजॉल्व होगा, यही बताया गया है 32 में। हमारा 32 क्या है कि गारंटी लेता है, जो भी हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार बना रहेगा, इसकी एक गारंटी लेता है। यानी कि गारंटर कौन है? 32 है। किसकी? जो हमारा मौलिक अधिकार है उसकी गारंटी लेता है। आप जानते हैं ना कि गारंटी इज नथिंग विदाउट ए गारंटर। अगर कोई गारंटी लेता है तो उसका कोई गारंटर कोई ना कोई होना चाहिए। यही जो हमारा 32 है वो गारंटी लेता है कि आपके मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर आपके मौलिक अधिकार में कोई हनन होता है तो आप कहां जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा, साउल। इसको हृदय भी कहा जाता है, हार्ट। यानी कि आत्मा, हृदय, साउल, हार्ट, ये सभी चीज संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। फिर संरक्षक कहा जाता है, प्रोटेक्टर। मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर कोई हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीनता है तो उस स्थिति में। फिर क्या है कि प्रतिभूति है, ये गारंटर तो है ही, ये गारंटी तो लेता ही है। यहां पर क्या है कि संविधान की आत्मा 32 को कहते हैं, संविधान का हृदय, हार्ट, 32 को कहते हैं। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? अनुच्छेद 19 को कहते हैं। और संविधान की जो आत्मा होती है वो किस भाग को कहते हैं? वो प्रियम्बर को कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हमारा मूल अधिकार जो है उसको मूल अधिकार बनाने वाला कौन मूल अधिकार है, तो हमारा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 ही गारंटी लेता है कि आपका जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार है और रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर मूल अधिकार में कोई गड़बड़ी होता है, कोई हमसे छीनना चाहता है सरकार या कोई, तो फिर हम कहां जाएंगे? उसका भी प्रोविजन है, उसका भी न्यायिक कार्यवाही, मतलब न्यायिक कार्यवाही करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। रीट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों करता है, वो चीजें आपको हम आगे बताएंगे। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर हमारा मौलिक अधिकार को कोई छीनता है तो हम किसके पास जाएंगे? उसकी सुरक्षा करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 में यही बताया गया है। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार। कोई बीमारी होता है तो उसका उपचार होता है ना, तो उसी तरह से अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो फिर उसका उपचार क्या होगा, उसका रेमेडीज क्या होगा, वही 32 में बताया गया है। उसके लिए कोर्ट जो है अपना ऑर्डर इशू करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वो कितना ऑर्डर होता है? 5 तरह का ऑर्डर इशू करती है। किन किन स्थितियों में करती है ऑर्डर इशू, उस बात को हम लोग पढ़ेंगे इसी अनुच्छेद 32 में, जिसको बोलते हैं रीट, WRIT, रीट मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इशू करती है। ये जो 5 प्रकार का ऑर्डर इशू करती है कोर्ट, उसको पहला है हॉबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये इसका इंग्लिश वर्ड आपको बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई इंस्पेक्टर, कोई पुलिस का अधिकारी अगर आपको थाने में ले जाता है, गिरफ्तार करता है, तो उसको 24 आवर्स के भीतर में जज के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया है कि अगर कोई गिरफ्तार करता है तो उसको टू हैव द बॉडी का मतलब शरीर, मतलब शरीर के साथ में उसको प्रस्तुत करना है। कहाँ? जज के पास में 24 आवर्स के भीतर में, 24 घंटे के भीतर में। लेकिन उसको आप गिरफ्तारी जो होता है, 2 तरह का गिरफ्तारी होता है, आपको पहले बता चुके हैं। एक होता है अपराध के बाद, अपराध के बाद अगर करता है गिरफ्तार तो उस स्थिति में 24 आवर्स के भीतर में जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अपराध करने से पहले ही, अपराध न हो इसीलिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस स्थिति में 90 दिन तक नजर बंद करके रखा जा सकता है। वो आपको हम दोनों पढ़ा चुके हैं। तो जरा बताइए कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा तो उस स्थिति में कोर्ट जो है अपना ऑर्डर नहीं पास करेगी, क्योंकि उसका जो टाइम फ्रेम है वो 90 दिन का है। लेकिन अपराध कर दिए हैं किसी तरह का और पुलिस आपको पकड़ के ले गया थाने में, तो उसको 24 आवर्स के भीतर में अगर वो वहां कोर्ट का कौन होता है, जज के सामने प्रस्तुत नहीं करता है, तो
फिर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहां बताएंगे कि हमारा जो मूल अधिकार है जो 24 आवर्स के भीतर में जज के सामने प्रस्तुत करना वो नहीं हो रहा है। तो फिर वो जज जो होगा उस थाना के प्रति, उस थाना के अगेंस्ट में एक ऑर्डर ऑफ लॉ पारित करेगा, जिसको बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति का एक पर्सनल फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, ये मौलिक अधिकार है, जिसके तहत कोर्ट जो है ऑर्डर इशू करेगी उस थाना के प्रति, उस थाना के विरोध में या उस दारोगा के विरोध में, कि आप उसको 24 आवर्स के भीतर में जज के सामने में प्रस्तुत कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। दूसरा हमारा है मैंडेमस, मतलब परमादेश, परम आदेश है। ये मूलतः गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उन पे लागू होते हैं। ठीक है, इसमें कोर्ट क्या कहता है कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं। जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो आदेश देते हैं किसके लिए? पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, अगर वो ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं करता है, या मान लीजिए वो जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट के हिसाब से वो ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में आप जा सकते हैं कोर्ट के पास, और कोर्ट जो है एक परम आदेश एक इशू करेगी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो ऑर्डर होता है वो इशू करेगी, जिसको बोलते हैं परम आदेश। वो अपने से निचले कोर्ट को आदेश देगी, या जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट को वो आदेश देगी कि वो भर्ती कब हुआ, वो फॉर्म कौन सा भरा, वो फॉर्म कहाँ है, उसका पीटी में मार्क्स कितना है, उसका मेंस में मार्क्स कितना है, उसका इंटरव्यू में कितना मार्क्स है, उसको पहले सैलरी कौन दिया, उस सारा चीज को खंगालेगा पूरा निचोड़ करके। यानी कि वो जो काम कर रहा है वो अपने जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट के हिसाब से ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब घूस दे के भर्ती हुआ है या कोई अन्य तरीका से भर्ती हुआ है। तो उस स्थिति में कोर्ट जो होता है ऑर्डर इशू करता है, वो पब्लिक सर्वेंट के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए होता है। ये जो नियम होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। कोर्ट को ये नहीं बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ठीक से काम नहीं करते हैं, इनके लिए ऑर्डर इशू नहीं होगा। अब क्या है? तीसरा है अधिकार परीक्षा, मतलब को वारंटो, किस वारंट पर, है ना, कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच। मान लीजिए वही बात है कि अगर कोई आपके आस पड़ोस में किसी को घूस देकर के नौकरी हो गया, उस पोस्ट के हिसाब से वो सुटेबल नहीं है, तो उस स्थिति में आप जा सकते हैं किसके पास? कोर्ट के पास। तो फिर कोर्ट जो होता है ऑर्डर इशू करेगी अपना। कभी कभी देखते होंगे ट्रेन में कि जो आरपीएफ का जवान होता है वो आपसे टिकट मांगता है, लेकिन क्या आरपीएफ के जवान को यह अधिकार दिया गया है? उसका ये काम है टिकट मांगना? नहीं, उसके लिए टीटीई, ट्रेन टिकट एग्जामिनर को बहाली किया जाता है उसमें रेलवे में, और उसका ये अधिकार है कि आपसे टिकट मांग सकता है। तो जब कभी भी मान लीजिए कि आरपीएफ का जवान आपसे टिकट मांगता है तो उस स्थिति में आप जा सकते हैं कोर्ट के पास। फिर कोर्ट क्या है कि वारंट इशू करेगा, एक नोटिस जारी करेगा कि वो जिस पोस्ट पर है वो काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम, यानी कि उसका जो अधिकार है वो अधिकार की अवहेलना कर रहा है, अधिकार को नहीं मान रहा है, अधिकार से ऊपर बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। तो उस स्थिति में वो जो कर्मचारी होगी उसके पद की, उसका पोस्ट का संवैधानिक जांच होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसी को बोलते हैं, वो जांच होगा, उसका टेस्ट मतलब वहां से भेजेगा ऑर्डर, कोर्ट भेजेगा। ठीक है, अब क्या है? चौथा है प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिशन, टू स्टॉप फॉरवर्ड। अब मान लीजिए कि कोई निचली कोर्ट है, निचली कोर्ट का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में हाई कोर्ट निचली कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट के कंपैरिजन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपैरिजन हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे तो कोई कोर्ट होता ही नहीं है। यही बोलता है कि अगर कोई निचली कोर्ट कोई गलत फैसला सुनाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसके जो ऊपरी कोर्ट होती है वो ऑर्डर देती है किसको? निचली कोर्ट को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए उस ऑर्डर को। जैसे मान लीजिए कि कोई सजा, कोई जो मतलब मान लीजिए कोई कांड हो गया उत्तर प्रदेश में, और उसमें क्या है कि बिहार का हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो उस स्थिति में फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है कि ऑर्डर इशू करेगी किसको? हाई कोर्ट को इशू करेगी, टू स्टॉप, उसको रोकने के लिए, है ना, स्टे ऑर्डर जारी करेगी वहां से सुप्रीम कोर्ट। या अगर मान लीजिए कि कोई घटना पटना का है और फिर दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है उस पर, तो फिर उस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर मतलब डालेगी किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, रोकने के लिए, टू स्टॉप फॉरबिड। ऐसा है ना कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को रोकने का ऑर्डर देती है, मतलब कि आप रोकिए, कहने का मतलब कि आपको अधिकार नहीं दिया गया है, या आपका जो अधिकार जहां तक सीमित है उससे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, या जिस कोई गुनाह का वो प्रावधान है ही नहीं सजा का, वो सजा आप दे रहे हैं, तो उस स्थिति में ऑर्डर दे सकती है। अब क्या? उत्प्रेषण, मतलब सर्टियोरी फैसला ये है, पूर्णतः सूचित कीजिए,
है ना, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। अब मान लीजिए कि कोई अगर लोअर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर उसके क्षेत्राधिकार में कोई घटना नहीं आती है, कोई चल रहा है मुकदमा उसके क्षेत्र के अंदर नहीं है, या अगर वो अनुचित न्याय नहीं दिया है, जो उसके लिए न्याय होना चाहिए, जो उसके लिए फैसला या सजा होना चाहिए वो नहीं दिया है, उससे बढ़ के दिया है, या कोई ऐसा फैसला है जो अप्राकृतिक है, मतलब उस तरह का जो फैसला है वो होना ही नहीं चाहिए उस गुनाह के लिए, अगर वो सुनाती है तो उस स्थिति में भी नोटिस जारी करेगी। उसका जो ऊपरी कोर्ट होगा वो, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कर रही है तो हाई कोर्ट नोटिस जारी करेगी, अगर हाई कोर्ट ऐसा कर रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगी। किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को, उसको रोकने के लिए, है ना। उसमें बोलता है कि आप पूर्णतः सूचित कीजिए, मतलब हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, जो हायर कोर्ट होता है लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है सूचित करने के लिए। अब क्या एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि किस मामले में हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया कि अगर आपके मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ करता है तो आप अनुच्छेद 32 के अनुसार डायरेक्ट आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 226, याद रखिएगा आर्टिकल 226 ये कहता है कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार को कोई छीनता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है तो, कोई गवर्नमेंट या पब्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट में आप कब जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर आपका मौलिक अधिकार को कोई छीनेगा तब। लेकिन अगर मान लीजिए कोई संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो हमारा है कानूनी अधिकार, अगर कोई हमारा संपत्ति कोई छीनना चाहेगा हमसे तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है। लेकिन आर्टिकल 226 जो है वो अधिकार हमें देता है कि अगर आपको कोई कानूनी अधिकार भी छीनता है या कोई मौलिक अधिकार भी छीनता है तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। यानी देखिए, ये है मौलिक अधिकार और प्लस कानूनी अधिकार, ये दोनों अगर कोई आपसे छीनता है तो जा सकते हैं आप हाई कोर्ट के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे आप? जब आपका कोई मौलिक अधिकार छीनेगा, सिर्फ उस स्थिति में जाएंगे। यानी कि इस स्थिति में जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो जाता है।